नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये 10 अध्याय से लिए गए हैं। कौन कौन से 10 अध्याय हैं? परिवार, पौधे, वन्यजीव मित्र एवं मित्रता, भोजन, आश्रय, मानव निर्मित उपयोगी वस्तुएं, जल, भ्रमण और विविध। ये 10 अध्यायों से 200 प्रश्न लिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एमपी टेट हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, ये सभी चैप्टर आपको पर्यावरण अध्ययन में देखने को मिलेंगे। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सी टेट, यूपी टेट और अन्य टेट जो होती हैं उन सभी के प्राइवेट ईयर पेपर साथ में आप वहाँ पर क्यूज दे सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे और सभी के सभी फ्री में अवेलेबल है। किसी प्रकार का वहाँ पर आपको चार्ज नहीं देना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा, नल के पानी में कौन सा रसायन होता है? जो नल का पानी होता है उसमें कौन सा रसायन होता है पूछा गया है। चाहे तो आप यहाँ पर आपका आकलन भी कर सकते हैं। इन 200 प्रश्न में आप कितने नंबर ला रहे हैं तो ये भी आप यहाँ पर आपका आकलन कर सकते हैं। प्रश्न और 4 विकल्प पढ़ूँ तब तक आप आंसर अपनी कॉपी में या फिर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। यहाँ पर नल के पानी में कौन सा रसायन होता है पूछा गया है। क्रोमियम है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है या फिर बेरियम है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर क्लोरीन। याद रखिएगा, नल के पानी में कौन सा रसायन होता है? क्लोरीन होता है। दूसरा प्रश्न, बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। यह कथन किस दार्शनिक का है? काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। सेइदेन का है, हुमायूं कबीर का है, मेजनी का है या फिर जेम्सी का है। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये मेजनी का कथन है। इनका कहना है कि बालक नागरिकता का जो प्रथम पाठ है वो माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न, सामूहिक प्रतिनिधान या चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में किस विद्वान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है? किसके द्वारा किया गया है प्रतिपादित सिद्धांत? दुर्खिम, हॉब्स, लोक या फिर रूसो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीसरा प्रश्न। राइट आंसर आपका होगा दुर्खिम। याद रखिएगा, सामूहिक प्रतिनिधान या चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में दुर्खिम ने जो सिद्धांत हैं वो प्रतिपादित किया है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर पहला वाला होगा। अगला प्रश्न, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का है या फिर लोहा का है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? राइट आंसर आपका होगा आयोडीन। याद रखिएगा, जो समुद्री शैवाल होता है ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, यहाँ पर देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का आपको उदाहरण बताना है। कौन सा है? वायु है, तालाब है, जल है या फिर मृदा है? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर तालाब। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पर उदाहरण होगा। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या फिर प्रस्तर? यहाँ पर कौन जीवी कारक नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा प्रस्तर। प्रस्तर जीवी कारक नहीं होता है। पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव ये जीवी कारक के अंतर्गत आते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जलमंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है। जो अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? केमनियस ने कहा है, मॉन्टेसरी ने, फ्रोबेल ने या फिर रेमांड ने? विद्यालय को बचपन का घर किसके द्वारा कहा गया है? तो ये मॉन्टेसरी के द्वारा कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। जल संरक्षण संभव है, मृदा अपरदन पर नियंत्रण, वृक्षारोपण एवं पुनः वनीकरण से, पानी की व्यर्थता को रोकने से या फिर उपरोक्त सभी? जन संरक्षण संभव है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ये मृदा अपरदन पर नियंत्रण से भी संभव है, वृक्षारोपण एवं पुनः वनीकरण से भी संभव है, साथ में पानी की व्यर्थता को रोकने से भी संभव है जन संरक्षण। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किन घरों में पाई जाती है? गैस कुकर वाले घरों में पाई जाती है, लकड़ी के फर्नीचर वाले घरों में पाई जाती है, आग के चूल्हे वाले घरों में पाई जाती है या फिर इन सभी में पाई जाती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किन घरों में पाई जाती है? तो ये गैस कुकर वाले घरों में पाई जाती है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किन रसायनों को उर्वरक बड़ी मात्रा में पानी की आपूर्ति में छोड़ते हैं? सल्फेट से है,
कार्बोनेट से है, नाइट्राइट से है या फिर नाइट्रेट है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, इसमें सही आंसर होगा आपका नाइट्रेट्स। याद रखिएगा, नाइट्रेट्स रासायनों को उर्वरक बड़ी मात्रा में पानी की आपूर्ति में छोड़ते हैं। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के धरातल के नीचे सेल के संतृप्त भागों में संचित जल कहलाता है। भू स्तरीय जल कहलाता है, भूमिगत जल कहलाता है, जलप्रपात कहलाता है या फिर स्रोत कहलाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भूमिगत जल। याद रखिएगा, पृथ्वी के धरातल के नीचे सेल के संतृप्त भागों में संचित जल भूमिगत जल कहलाता है। सामाजिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? टेप्ट के, दुर्खिम के, वेबर के या फिर आगबर्न के? तो सामाजिक प्रतिनिधान की जो अवधारणा है ये ई दुर्खिम के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? ई दुर्खिम के द्वारा दी गई है सामाजिक प्रतिनिधान की अवधारणा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। कोयल को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? पक्षी, सरीसृप, कीट पतंग या फिर स्तनधारी? सभी को पता है कोयल एक पक्षी होता है और उसे इसी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित रेड डाटा बुक में कितनी पुस्तकें हैं? यहाँ पर देखिए, रेड डाटा बुक के बारे में तो आपको सभी को पता होगा, लेकिन इसमें कितनी पुस्तकें हैं ये पूछा गया है। 5, 6, 1 या फिर 4? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितनी पुस्तकें होंगी? 5 पुस्तकें होंगी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक? यहाँ पर देखिए, औपचारिक पूछा गया है, अनौपचारिक नहीं पूछा गया है। औपचारिक पूछा गया है, धर्म है, प्रथा है, परिवार है या फिर शिक्षा है? तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर शिक्षा। यदि अनौपचारिक पूछा जाता तो आपका राइट आंसर क्या होता? यहाँ पर परिवार। लेकिन औपचारिक साधन पूछा गया है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर शिक्षा होगा। समाज में बालक का सम्मान उसकी किस परंपरा के आधार पर होता है? नैतिक, धार्मिक, सामाजिक या फिर पारिवारिक? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पारिवारिक। याद रखिएगा, समाज में बालक का सम्मान उसकी पारिवारिक परंपरा के आधार पर होता है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। उदासीन घोल का पीएच मान होता है। यहाँ पर देखिए, उदासीन घोल का पीएच मान पूछा गया है। 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 होता है या फिर 14 होता है? तो याद रखिएगा, हमेशा जो उदासीन घोल का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका सही होगा। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? यहाँ पर विषैला तत्व आपको बताना है। अखबार में कौन सा होता है? सीसा होता है, पारा होता है, मैग्नीज होता है या फिर कैडमियम होता है? अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सीसा। कौन सा विषैला तत्व होता है? अखबार में शीशा होता है। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है? थोड़ा अम्लीय होता है, थोड़ा क्षारीय होता है, ऑक्सीजन रहित होता है या फिर पूर्णतः उदासीन होता है? शुद्ध जल कैसा होता है पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा अम्लीय होता है शुद्ध जल। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं, छानना कहते हैं या फिर उदर्वपातन कहते हैं? यहाँ पर देखिए, पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन और गेहूं से छोटे कंकड़ को अलग किया जा रहा है, यानी कि पृथक किया जा रहा है। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? पृथक्करण कहेंगे। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? प्रश्न को दोहरा लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी या फिर कैल्शियम एवं विटामिन डी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम एवं विटामिन डी। ये स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है, किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा होता है, फुसफुस द्वारा होता है, वायुकोश द्वारा होता है या फिर गलफड़ों द्वारा होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सरल है। आप सभी को पता होगा कि जो जलीय जंतुओं का श्वसन होता है वो गलफड़ों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गलफड़ों द्वारा होता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? यहाँ पर देखिए, कौन सी विशेषता पाई जाती है ये आपको बताना है। छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप, इनमें कौन सी समानता पाई जाती है कह सकते हैं, या फिर कौन सी विशेषता है जो पाई जाती है कि ये सभी अंडे देते हैं, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, वे जहरीले होते हैं या फिर वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं? तो छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप के बारे में बताना है। तो छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप ये चारों ही अंडे देते हैं, ये समानता होती है या फिर ये विशेषता
होती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। अगला प्रश्न, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं, जैव समुदाय कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं या फिर जैव समुच्चय कहते हैं? तो याद रखिएगा 25वें का आंसर होगा जैव समुदाय। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे जैव समुदाय कहते हैं। रेन बसेरा है, अनाथ लोगों के लिए उपलब्ध निवास है, गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों पर जाना है, ठंडे स्थानों से गर्म स्थानों पर जाना है या फिर आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां हैं। तो रेन बसेरा के बारे में पूछा गया है, तो ये आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां होती हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, वेलवादा राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है या फिर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है? भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सरल सा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को इसका आंसर पता है कि ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं? हर्बेरियम कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं या फिर वीडियोकॉन कहते हैं? घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे एक्वेरियम कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे एक्वेरियम कहेंगे। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र से घिरे हुए हैं। घने जंगलों से हैं, नदियों एवं झीलों से हैं, मानवी बस्तियों से हैं या फिर पर्वत एवं पहाड़ियों से हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र किससे घिरे हुए हैं? तो ये मानव बस्तियों से घिरे हुए हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, टुंड्रा है, सवाना है या फिर मरुस्थल है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। याद रखिएगा ये सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं गंगा के मैदान में, छोटा नागपुर पठार पर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर या फिर मालवा पठार पर? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मरुस्थलीकरण से भूमि की उत्पादन क्षमता में होता है समवृद्धि, ह्रास या फिर अनियमितता? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ह्रास। मरुस्थली से भूमि की उत्पादन क्षमता में क्या होता है? ह्रास होता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, सीधे वातावरण से करते हैं, जल से करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जल से। जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण करते हैं वो किससे करेंगे? जल से करेंगे। अगला प्रश्न, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? यहाँ पर पूछा गया है किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है बीज अंकुरण की अवधारणा को? बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना या फिर बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना? यहाँ पर आपको बीज अंकुरण की अवधारणा के बारे में आपको बताना है कि इसे किस तरह आप सबसे बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा सिद्धांत है जो व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत है या फिर सामूहिक मन का सिद्धांत है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मार्क्सवादी सिद्धांत। जो मार्क्सवादी सिद्धांत हैं ये व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है, बाकी ए, बी और डी ये जो तीनों विकल्प हैं ये व्यक्ति और समाज से संबंधित सिद्धांत होते हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, परिवार का मनोवैज्ञानिक वातावरण बालक की मानसिक क्षमताओं को दृढ़ करने के लिए कब तक परम आवश्यक है? 3 से 4 वर्षों तक है, 5 से 6 वर्षों तक है, 7 से 8 वर्षों तक है या फिर 2 से
3 वर्षों तक है, तो ये रहेगा हमारा 5 से 6 वर्षों तक। याद रखिएगा, परिवार का मनोवैज्ञानिक वातावरण बालक की मानसिक क्षमताओं को दृढ़ करने के लिए जो परम आवश्यक होगा वो 5 से 6 वर्षों तक होगा। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में से महत्वपूर्ण क्या है? निकटता है, भ्रातृत्व है, पारस्परिक जागरूकता है या फिर स्थायी संबंध है? 37 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पारस्परिक जागरूकता। याद रखिएगा, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए जो सदस्यों में से महत्वपूर्ण क्या है, तो वो पारस्परिक जागरूकता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। माता के पास सत्ता वाला परिवार, देखिए माता के पास सत्ता वाला परिवार उसे क्या कहेंगे आप? मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, पितृवंशी या फिर पितृ स्थानीय। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा मातृ सत्तात्मक। माता के पास सत्ता वाला परिवार मातृ सत्तात्मक और पिता के पास सत्ता वाला परिवार पितृ सत्तात्मक परिवार होगा। तो यहाँ पर माता के पास पूछा गया है, तो आपको पहला वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कैलाश खांगला जिनके नाम पर वन्य जीव संबंधी फेलोशिप दी जाती है का मूल निवास कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, इनका मूल निवास आपको बताना है कहाँ पर है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, झांसी मध्य प्रदेश में है, जयपुर राजस्थान में है या फिर नई दिल्ली में है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जयपुर राजस्थान। कैलाश खांगला जिनके नाम पर वन्य जीव संबंधी फेलोशिप दी जाती है, इनका मूल निवास कहाँ पर होगा? जयपुर में होगा। और जयपुर कहाँ पर आता है? राजस्थान में आता है। चलिए अगला प्रश्न है, अंजलि की सहेली दांतों में छई से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। यहाँ पर देखिए 4 तरीके हैं और कूट में आपको आंसर देना है कौन सा तरीका सही होगा। पूछा गया है कि अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेजेस पहने, मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना ले, और चौथा विकल्प है हर खाने के बाद कुल्ला करें। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर होगा, कह सकते हैं कि अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो उसे दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, साथ में मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना ले और हर खाने के बाद कुल्ला करे। ये अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से इसका अनुपालन करना चाहिए। तो कूट में आपका आंसर कहाँ पर मिलेगा? बी वाले विकल्प में। पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही विकल्प होंगे, इसका अनुपालन करना चाहिए अंजलि को। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सामान्य कितने वर्षों तक अधिकांशतः बालक परिवार में रहकर व्यतीत करते हैं? 4 या 5 वर्ष, 10 या 12 वर्ष, 6 या 7 वर्ष या फिर 3 या 4 वर्ष? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर होगा 3 या 4 वर्ष। याद रखिएगा, सामान्यतः 3 या 4 वर्षों तक अधिकांशतः बालक परिवार में रहकर व्यतीत करते हैं। अगला प्रश्न, परिवार को नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से क्या स्वीकार किया जाता है? इकाई, धर्म, विद्यालय या फिर समाज? सामाजिक दृष्टि से परिवार के बारे में आपको बताना है कि इसे क्या स्वीकार किया जाता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा इकाई। परिवार को नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। वहाँ परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? यहाँ पर देखिए पति पत्नी अपने किन बच्चों के साथ रह रहे हैं? अविवाहित बच्चों के साथ रह रहे हैं। तो वो एकांकी परिवार है, संयुक्त परिवार है, विस्तृत परिवार है या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको सभी को पता है, अभी में जो चलन में परिवार होता है उसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे ही रहते हैं। तो उस परिवार को क्या कहेंगे? एकांकी परिवार कहेंगे, जिसमें पति पत्नी, दादा दादी, विवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे सभी यानी सामूहिक रूप से जो रहते हैं उस परिवार को क्या कहते हैं? उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। और जिसमें सिर्फ पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं उसमें उस परिवार को क्या कहते हैं? एकांकी परिवार कहते हैं। रीढ़ के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा मुख्य कार्य नहीं है किसके अनुसार? रीढ़ के अनुसार। सामाजिक सुरक्षा, वंशवृद्धि, सामाजिकरण या फिर यौन इच्छा की पूर्ति? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सामाजिक सुरक्षा। ये रीढ़ के अनुसार परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? तो इसको 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता है कि 71% भाग पर पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जली पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, सीधे वातावरण से करते हैं, जल से करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? जली पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किस प्रकार करते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ये किससे करेंगे? जल से करेंगे। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा।
जल का मुख्य स्रोत है, यहाँ पर देखिए जल का मुख्य स्रोत पूछा गया है, झील है, वर्षा है, महासागर है या फिर सागर है। तो सभी को पता है कि जल का जो मुख्य स्रोत होता है क्या होता है, वर्षा होता है। अगला प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, HO है, H2O है, HO2 है या फिर H2O2 है। जल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। अगला प्रश्न, पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए अब इस स्रोत की अभिशंसा की गई है। कौन से स्रोत की अभिशंसा की गई है, भूजल की, नदियों के जल की, वर्षा जल की या फिर समुद्री जल की। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका भूजल की। याद रखिएगा, पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए जो भूजल है इस स्रोत की अभिशंसा की गई है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। यहाँ पर देखिए शुद्ध जल का पीएच मान आपको बताना है कितना होता है, 0 होता है, 7 होता है, 7 से कम होता है या फिर 7 से अधिक होता है। तो पीएच मान पूछा गया है तो ये कितना होता है, शुद्ध जल का 7 होता है। याद रखिएगा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल में निम्न गुणधर्म नहीं होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, शुद्ध जल में कौन सा गुणधर्म नहीं होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन या फिर भारहीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भारहीन। शुद्ध जल में जो निम्न गुण धर्म नहीं होता है वो भारहीन नहीं होता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण, यहाँ पर देखिए महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण आपको बताना है, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा होना, अम्ल वर्षा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, ये महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किंग्सले डेविस ने किस पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया है। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, किसके अनुसार पूछा गया है, किंग्सले डेविस के अनुसार किस पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया गया है, धर्म का पालन, प्रजनन, स्थान निर्धारण या फिर सामाजिकरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा धर्म का पालन। किंग्सले डेविस ने धर्म का पालन, पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, DDT है, यहाँ पर DDT के बारे में पूछा गया है, ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है, अपघटनी प्रदूषक है, अपघटनी उर्वरक है या फिर डाइड फेनिल डाइक्लोरोएथेन है। तो यहाँ पर DDT के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा एक अपघटनी प्रदूषक है DDT। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, खेल वहाँ है जो कुछ हम करते हैं जबकि हम अपनी इच्छा अनुसार करने को स्वतंत्र होते हैं। जो प्रस्तुत कथन है ये किसका है, ग्लुक का है, रसेल का है, थॉमसन का है या फिर हरलॉक का है। तो यहाँ पर जो दिया गया जो कथन है ये ग्लुक का कथन है। याद रखिएगा दिया गया कथन किसका होगा, ग्लुक का होगा। अगला प्रश्न, खेल की विशेषता, यहाँ पर देखिए खेल की विशेषता के बारे में पूछा गया है। यहाँ एक जन्मजात प्रवृत्ति है, यहाँ एक आनंददायक प्रवृत्ति है, यहाँ एक रचनात्मक प्रवृत्ति है या फिर उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं। तो खेल की जो विशेषताएं हैं वो सभी होगा। यहाँ एक जन्मजात प्रवृत्ति भी है, यहाँ एक आनंददायक प्रवृत्ति भी है और यहाँ एक रचनात्मक प्रवृत्ति भी है। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी विशेषताएं होगा। अगला खेल के विषय में सत्य कथन आपको यहाँ पर बताना है। खेल के विषय में कौन सा कथन सत्य है, खेल प्रशंसा अर्जित करने का साधन है, खेल धन अर्जित करने का साधन है, खेल अपने आप में साध्य है, साधन नहीं, या फिर उपरोक्त सभी कथन असत्य। यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया है तो खेल अपने आप में साध्य है, साधन नहीं। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये सत्य है, खेल से संबंधित। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। खेल तथा कार्य में अंतर होता है, स्वतंत्रता संबंधित होता है, नियम संबंधित होता है, लक्ष्य संबंधित होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो खेल तथा कार्य में अंतर होता है वो स्वतंत्रता संबंधी भी होता है, नियम संबंधी भी होता है और लक्ष्य संबंधी भी होता है। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, खेल तथा कार्य में अंतर, यहाँ पर देखिए खेल तथा कार्य में आपको अंतर बताना है। खेल का कोई लक्ष्य नहीं होता है जबकि कार्य में लक्ष्य निर्धारित होता है। तो पहला वाला हमारा सही होगा, खेल तथा कार्य में सही अंतर है पहले वाले विकल्प में। खेल आंतरिक प्रेरणा से होता है जबकि कार्य बाहरी प्रलोभन से होता है, बी वाला विकल्प भी आपका सही होगा। खेल में परिणाम गुण होता है जबकि कार्य में परिणाम पर ही अधिक बल दिया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प भी सही होगा, यानी कि खेल तथा कार्य में तीनों ही अंतर होते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी में अंतर है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
बाल विकास के दृष्टिकोण से खेल का महत्व है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होता है, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास में सहायक होता है, नैतिक एवं चारित्रिक विकास में सहायक है, या फिर उपरोक्त सभी रूपों में महत्वपूर्ण है। बाल विकास के दृष्टिकोण से खेल का महत्व आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी रूपों में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासी सिद्धांत का समर्थक है। यहाँ पर देखिए उद्विकासी सिद्धांत का समर्थक कौन है, इसके बारे में पूछा गया है। परिवार की उत्पत्ति के टाइलर है, फ्रेजर है, स्पेंसर है, या फिर मॉर्गन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्रेजर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासी सिद्धांत का समर्थक फ्रेजर है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है वहाँ होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। उत्तराधिकारी का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है वहाँ होता है दाएं भाग, मिताक्षरा, सहपिंड या फिर सगोत्र। तो वो होता है मिताक्षरा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। उत्तराधिकारी का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है वह मिताक्षरा होता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। समाज का निर्माता किसे माना जाता है, गांव, शहर, देश या फिर व्यक्ति को। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि जो समाज का निर्माता माना जाता है वो व्यक्ति को माना जाता है। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? सभी को पता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और इसके बारे में आपको सभी को पता होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। हमारे राज्य यानी कि राजस्थान का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? यहाँ पर राजस्थान का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है पूछा गया है। सवाई माधोपुर में है, अलवर में है, भरतपुर में है, या फिर उदयपुर में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भरतपुर में। राजस्थान का जो पक्षी अभ्यारण्य है वो भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? जलीय वातावरण में पूछा गया है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, पलवक कहते हैं, सहजीवी कहते हैं, या फिर मृतोपजीवी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पलवक। याद रखिएगा, जलीय वातावरण में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसे पलवक कहते हैं। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, यदि जैवमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जैवमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक, या फिर अपघटनकर्ता। तो ये होंगे हमारे उत्पादक। याद रखिएगा, यदि जैवमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम उत्पादक जीव प्रभावित होंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक होते हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं, द्वितीयक उत्पादक होते हैं, अपघटन होते हैं, या फिर तृतीयक उत्पादक होते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक होते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक सर्वाधिक होते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पारितंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है, जल की, ऊर्जा की, हवा की, या फिर इनमें से कोई नहीं। पारितंत्र में निरंतर किसकी आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा, ये ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, जैविक संतुलन पाया जाता है उत्पादक व अपघटकों के बीच पाया जाता है, उत्पादक व उपभोक्ता के बीच पाया जाता है, केवल उत्पादकों के बीच पाया जाता है, या फिर उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटकों के बीच पाया जाता है? जैविक संतुलन किसके बीच पाया जाता है पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ये उत्पादक व अपघटकों के बीच जैविक संतुलन पाया जाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मांसाहारी नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्राथमिक मांसाहारी कौन सा नहीं है? खरगोश, मनुष्य, गाय, या फिर मेंढक। राइट आंसर आपका होगा मेंढक। ये प्राथमिक मांसाहारी के अंतर्गत नहीं आता है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ज्ञानेश्वर है, विज्ञानेश्वर है,
वात्स्यायन है या फिर याज्ञवल्क्य है। तो याद रखिएगा जो मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक होंगे वो विज्ञानेश्वर होंगे। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। कहीं कहीं जो ज्ञानेश्वर भी लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो सही आंसर होगा वो विज्ञानेश्वर होगा। मिताक्षरा नियम के जो प्रवर्तक होंगे वो विज्ञानेश्वर ही होंगे। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। परिवार की उत्पत्ति के एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मार्गन है, स्पेंसर है, दुर्खिम है या फिर टाइलर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका होगा स्पेंसर। याद रखिएगा परिवार की उत्पत्ति के जो एक विवाही सिद्धांत के जो प्रतिपादक होंगे वो स्पेंसर होंगे। अगला प्रश्न, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया? पेस्टालोजी, मैजने, बोगार्ट्स या फिर काम्टे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पेस्टालोजी। याद रखिएगा परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय यहाँ पेस्टालोजी के द्वारा कहा गया। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। हाथियों के बारे में आपको सही कथन चुनना है और कोट में आंसर देना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती हैं, बिल्कुल सही है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सही कथन पूछा गया था, तो पहला और तीसरा यानी कि ए और सी यहाँ पर सही कथन होगा हाथियों के झुंड के बारे में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। इसमें ए तथा सी दे रखा है और यही हमारा सही आंसर होगा। तो सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं, परागकोश कहते हैं, पराग कहते हैं या फिर मूलांकुर कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पराग। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती है, उसे पराग कहते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण क्या है? उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती या फिर पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। तो पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वहाँ कहलाती है। वहाँ क्या कहलाती है? फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेशिंग या फिर ओसाई? तो यहाँ क्या कहलाती है? तो यहाँ थ्रेशिंग कहलाती है। याद रखिएगा एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिसे प्रक्रिया को से यहाँ किया जा सकता है वहाँ थ्रेशिंग कहलाती है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? संयुक्त परिवार। देखिए यहाँ पर परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप पूछा गया है, तो सभी को पता है 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार का परिवार था? संयुक्त परिवार था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अभी ज़्यादातर कौन से परिवार मिलते हैं? तो एकांकी परिवार मिलते हैं, जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, हिस्टोरी ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? वेस्टनमार्क है, किम्बल यंग है, ऑस्कर लेविस है या फिर किंग्सले डेविस है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वेस्टनमार्क। याद रखिएगा हिस्टोरी ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक वेस्टनमार्क होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से क्या पढ़ना है? 4 विकल्प पढ़ेंगे, वैसे ही आपके सामने आंसर होगा स्कूटर। स्कूटर सामग्री घर बनाने के काम में नहीं आती है। सीमेंट, लोहा और पत्थर ये तीनों ही सामग्री घर बनाने के काम में आती है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। ऊन प्राप्त होता है, जो ऊन प्राप्त होता है वो किससे होता है? भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से होता है। भेड़, शेर एवं ऊंट के बालों से होता है। ऊंट, हाथी एवं खरगोश के बालों से होता है या फिर गाय, बकरी एवं भेड़ के बालों से ऊन प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? राइट आंसर आपका होगा भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से ऊन प्राप्त होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चाय की पत्ती को चाय से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? छानना, वाष्पीकरण, मंथन या फिर संघनन? तो आप इससे याद रख सकते हैं कि हम चाय बनाते हैं तो उसके बाद उसको क्या करते हैं? उसको छानते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि चाय की पत्ती को चाय से अलग करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो छानना कहलाती है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
वह धागा जो पौधों एवं जानवरों से मिलता है प्राकृतिक धागा है, कृत्रिम धागा है, मिश्रित धागा है या फिर महीन धागा है। प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। वह धागा जो पौधों एवं जानवरों से मिलता है और दोनों ही क्या है, प्राकृतिक है, और दोनों ही का जो धागा है वो प्राकृतिक धागा होता है। वह धागा जो पौधों एवं जानवरों से मिलता है वो कौन सा धागा होगा, प्राकृतिक धागा होगा। सिलिका व सीरियम ऑक्साइड किस प्रकार के कांच का संगठन है? सोडा कांच का है, फ्लिंट कांच का है, क्रुक्स कांच का है या फिर क्राउन कांच का है। प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसका सही आंसर होगा क्रुक्स कांच। याद रखिएगा, सिलिका व सीरियम ऑक्साइड ये क्रुक्स कांच के का संगठक है। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है, ये सभी को पता है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, ये आपको बताना है। फैमुलस से हुई है, तो सभी को पता है इसका जो उत्पत्ति हुई है फैमिली शब्द की वो किससे होगी, फैमुलस शब्द से होगी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? यहाँ पर देखिए सही कथन आपको बताना है। परिवार से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। परिवार एक संस्था है, परिवार एक समिति है, परिवार एक समुदाय है या फिर परिवार ना तो समिति है और ना ही संस्था है। सरल सा प्रश्न है, क्यूज के तौर पर या मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 87 लिखकर आपको आंसर ABCD में आंसर देना है, कौन सा सही है। वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया है या फिर गलत, तो आपको कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर देना है। अगला प्रश्न, बाल विकास क्रम में खेल के स्वरूप में सही प्रतिरूप होता है। यहाँ पर देखिए, बाल विकास क्रम में खेल के स्वरूप में सही प्रतिरूप कैसा होता है ये पूछा गया है। किस प्रकार का होता है? शिशुअवस्था में शारीरिक, बाल्यावस्था में सामाजिक तथा किशोरावस्था में मानसिक प्रतिरूप होता है। कोई स्पष्ट प्रतिरूप नहीं होता है। शेषावस्था में सामाजिक होता है, बाल्यावस्था में मानसिक होता है, किशोरावस्था में शारीरिक प्रतिरूप पाया जाता है या फिर खेल का प्रतिरूप अस्पष्ट एवं अनिश्चित होता है। यहाँ पर आपको 88 का आंसर देना है, क्या होगा। यहाँ पर देखिए, बाल विकास क्रम में खेल के स्वरूप के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका होगा शेषावस्था में शारीरिक होता है, बाल्यावस्था में सामाजिक होता है और किशोरावस्था में मानसिक प्रतिरूप होता है खेल का। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला होगा। अगला प्रश्न, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यहाँ पक्षी हो सकता है, कौवा हो सकता है, फाख्ता हो सकता है, शकरखोर हो सकता है या फिर कलचिड़ी हो सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कौवा। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वहाँ पक्षी कौवा हो सकता है। अगला प्रश्न, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं काला और सफ़ेद हैं, लाल और संतरी हैं, बैगनी और नीला है या फिर हरा और पीला है। इंपॉर्टेंट है, सीटेट एग्जाम में यहाँ प्रश्न भी पूछा गया है। तो आप सभी को पता है, पढ़ा होगा आपने कि कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को काला और सफ़ेद रंग में ही देखते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी होता है, बेरीबेरी होता है, रतौंधी होता है या फिर थकान होता है। विटामिन सी की कमी से आपको बताना है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा या फिर कौन सी बीमारी होगी? स्कर्वी रोग होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य चक्र कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं या फिर बायोमास का पिरामिड कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? तो इसको खाद्य जाल कहते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, बिहार, गोवा या फिर जम्मू और कश्मीर। यहाँ पर किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका होगा मिजोरम। मिजोरम राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और फिर रांची जो कि झारखंड में है, इसका भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी, पहले क्या होगी? पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, ऐसे 4 दिशाएं दे रखी है। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। पहले भोपाल और फिर वो रांची जाता है, तो वो किस दिशा में होगा? तो राइट आंसर होगा पहले वो दक्षिण दिशा में होगा और फिर वो पूर्व दिशा में होगा। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
यातायात के नियम के अनुसार पीली लाइट क्या संकेत देती है? यदि आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आप सभी को पता होगा। देखिए, यातायात के नियम के अंतर्गत 3 लाइट होती हैं, एक तो पीली होती हैं, एक लाल होती हैं और एक हरी लाइट होती हैं। तो लाल और हरी के बारे में तो आपको पता होगा, जब लाल हो जाती है तो आपको रुक जाना होता है और हरी होती है तो आपको चलना होता है। तो यहाँ पर पीली लाइट के बारे में पूछा गया है, जो लाल लाइट के जस्ट बाद होती हैं तो वो तैयार हो जाओ, यानी कि लाल लाइट के बाद जो ग्रीन और लाल लाइट के बीच का जो अंतर होता है वो पीली लाइट करती है, यानी कि आप अभी तैयार हो जाओ, ग्रीन लाइट होने वाली है। तो ये जो संकेत होता है ये तैयार हो जाओ के लिए होता है पीली लाइट का। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। जेट वायुयान से कौन सा प्रदूषक निकलता है? SO2 निकलता है, CO2 निकलता है, क्लोरोकार्बन निकलता है या फिर CO4 निकलता है? तो यहाँ पर देखिए, जेट वायुयान में कौन सा प्रदूषक निकलता है तो ये पूछा गया है। तो ये फ्लोरोकार्बन निकलता है जेट वायुयान से। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत की प्रथम ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? थाने से मुंबई तक चली, मुंबई से थाने तक चली, मुंबई से गांधीनगर तक या फिर मुंबई से अहमदाबाद तक चली? भारत की प्रथम ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ये चली थी मुंबई से थाने। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई 1982 में, 1983 में, 1953 में या फिर 1853 में? भारत में प्रथम रेल लाइन कब बिछाई गई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ये बिछाई गई थी 1853 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्रथम रेल लाइन 1853 में बिछाई गई थी। अगला प्रश्न, हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1 है, NH7 है, NH3 है या फिर NH49 है? हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा NH7। यहाँ पर देखिए, अभी यदि प्रश्न में आ जाए कि हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, तो वहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो NH44 होगा, क्योंकि NH7 का नाम ही बदलकर क्या हो गया है, 44 हो गया है NH। तो याद रखिएगा, यदि अब विकल्प में NH7 की जगह पर NH44 आए तो आपका राइट आंसर NH44 होगा। हमारे देश में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा वो NH44 होगा। ये सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, वहाँ से लिया गया प्रश्न है, तब NH7 था। तो सही आंसर आपका तब बी वाला NH7 होगा। लेकिन यदि अब पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, NH44। ये हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो NH44 को आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा शरीर रक्षक तत्व है। शरीर रक्षक तत्व कौन सा है? प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है या फिर ये सभी हैं? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा ये सभी। प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये तीनों ही शरीर के रक्षक तत्व होते हैं। तो यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, भूवैज्ञानिक चक्र कहते हैं या फिर भू रासायनिक चक्र कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा जैव भू रासायनिक चक्र। याद रखिएगा, बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था। क्यों था? जब हम सेब, संतरा, अनार और केला खाते हैं तो इनका जो पूछा गया है कि इनको खाने के बाद संतरे का जो स्वाद है वो सभी से भिन्न था। ऐसा क्यों था? इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए इसमें विटामिन बी पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है या फिर इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो सभी को पता है कि जो संतरा होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए वो खट्टा होता है, स्वाद अलग होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। अगला प्रश्न, रतौंधी रोग किस तत्व की कमी से होता है? जो रतौंधी रोग है ये किस तत्व की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? प्रोटीन, आयोडीन, विटामिन ए या फिर वसा? तो जो रतौंधी रोग है ये विटामिन ए की कमी से होता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ड्रेकोमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, संपूर्ण शरीर या फिर नेत्र? 104 का राइट आंसर आपका होगा नेत्र। याद रखिएगा, ड्रेकोमा रोग से जो अंग प्रभावित होगा वो नेत्र होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। यहाँ पर देखिए, सत्य कथन आपको चुनना है, कौन सा होगा? हाथी गंदेले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही है, ये
सही होगा हमारा पहला वाला विकल्प, सत्य कथन ही पूछा गया है। और यहाँ पर कूट में आपको आंसर देना है। 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे नीचे। दूसरा विकल्प है कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। दूसरा विकल्प हमारा गलत होगा, क्योंकि हाथी लगभग 10 घंटे आराम नहीं करते हैं, ये 3 से 4 घंटे। याद रखिएगा, जो हाथी हैं ये 3 से 4 घंटे ही आराम या करना या फिर सोना पसंद करते हैं। तो बी वाला विकल्प आपका सत्य होगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, तो सही होगा तीसरा विकल्प आपका। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या फिर झाड़ियाँ खा लेते हैं, तो यहाँ पर ये भी हमारा सत्य कथन होगा, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों ही कथन सत्य होंगे। तो आप यहाँ पर कूट में देखेंगे कि पहला, तीसरा और चौथा कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा पहले वाले विकल्प में देखने को मिलेगा और यही आपका सत्य कथन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जिन खेलों में खेल के नियमों, समय की बाध्यता या किसी मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, उसे कहा जाता है, उसे कौन सा खेल कहा जाता है? स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल कहा जाता है, रचनात्मक खेल कहा जाता है, कल्पनात्मक खेल या फिर अनावश्यक खेल कहा जाता है। 106 का आंसर होगा आपका, इसे स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल कहेंगे। जिन खेलों में खेल के नियमों, समय की बाध्यता या फिर किसी मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, ऐसे खेल को स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल कहा जाता है या फिर कहेंगे। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कहानी सुनना, कॉमिक्स पढ़ना, संगीत सुनना, वीडियो गेम्स खेलना तथा टेलीविज़न देखना आदि को माना जाता है बौद्धिक खेल, मनोरंजक खेल, अनावश्यक खेल या फिर कल्पनात्मक खेल। प्रश्न पढ़ते ही आंसर आपके समझ में आ गया होगा। इन सभी को क्या माना जाता है? मनोरंजक खेल माना जाता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। यहाँ पर देखिए, सही कथन आपको चुनना है। सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। बी वाला विकल्प भी आपका सही है। यहाँ लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और उसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। तीसरा वाला विकल्प भी आपका सही है। चौथा विकल्प है मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही नहीं है, क्योंकि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला नहीं है। मधुबनी बिहार राज्य का अति प्रसिद्ध जिला है। याद रखिएगा, राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला नहीं है। कहाँ का है? बिहार का है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर देख सकते हैं चारों विकल्पों में ए, बी और सी राइट आंसर है। तो और कौन से विकल्प में है? तो ये बी वाले में है और यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। कौन सा गुण संयुक्त परिवार का नहीं है पूछा गया है? कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त है, शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप है, आलस्य का अभाव है या फिर श्रम विभाजन की सुविधा। कौन सा गुण संयुक्त परिवार का नहीं है? तो राइट आंसर आपका होगा आलस्य का अभाव। ये संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। आयु तथा खेल से संबंधित तथ्य। यहाँ पर देखिए, आयु तथा खेल से संबंधित तथ्य के बारे में पूछा गया है। आयु बढ़ने के साथ साथ खेल विकास क्रम में नियमबद्धता आती है। बिल्कुल सही है। आयु वृद्धि के साथ खेल की क्रियाओं में कमी आती है। ये भी सही है। आयु बढ़ने के साथ साथ शारीरिक खेलों में कमी तथा मानसिक खेलों में वृद्धि होती जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। पूछा गया है आयु तथा खेल से संबंधित तथ्य तीनों ही सही है, या फिर कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी तथ्य सत्य है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न, बच्चों द्वारा लुका छुपी, भागना दौड़ना, एक दूसरे को पकड़ना तथा उछलना कूदना आदि खेल माने जाते हैं। लड़ाई झगड़े के खेल माने जाते हैं, गतिशील खेल माने जाते हैं, रचनात्मक खेल माने जाते हैं या फिर प्रयोगात्मक खेल माने जाते हैं। किस प्रकार के खेल माने जाएंगे? तो ये गतिशील खेल माने जाएंगे। बच्चों द्वारा लुका छुपी, भागना दौड़ना, एक दूसरे को पकड़ना तथा उछलना कूदना जो आदि खेल हैं, ये गतिशील खेल माने जाते हैं। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ए, बी, सी या फिर डी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, जो कि आँखों में होता है। यदि आँखों की सुरक्षा करना है तो आपको विटामिन ए की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम, फास्फोरस है, लौह लवण है, आयोडीन है या फिर खनिज लवण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आयोडीन। शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आयोडीन आवश्यक है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
सभी रसेदार खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फल, कोई सा भी खट्टा फल है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। विटामिन सी, चाहे वो कोई सा भी फल है जो खट्टा फल होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। शरीर में द्रव्यों की मात्रा को नियंत्रित रखता है वहाँ क्या है? प्रोटीन है, जल है, खनिज लवण है या फिर लौह लवण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शरीर में द्रव्यों की मात्रा को नियंत्रित कौन रखता है? तो वो जल रखता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। ऐसा क्यों होता है पूछा गया है। 4 विकल्प है, पुश कर लीजिएगा, 4 विकल्पों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताने वाला हूँ। इसका सही आंसर होगा आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, इसलिए पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हिंतियाजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं या फिर पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो जो विटामिन होते हैं ये थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं और ये हिंतियाजन्य रोगों से बचाव के लिए भी उपयोगी होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हिंतियाजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? यहाँ पर देखिए भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, सब्जियों को काटना और तब उसे चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटना और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, और फोर्थ विकल्प है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। यहाँ पर देखिए भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है पूछा गया है। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? सब्जियों को अच्छी तरह धोना और फिर काटना, ये तरीका सबसे अच्छा होता है भोजन बनाने का। अगला प्रश्न, किसके लिए मछली घर जिसे एक्वेरियम भी कहते हैं इसमें हवा वाला पंप रखा जाता है? पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए या फिर मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए? किसके लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है? आपका राइट आंसर होगा अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कोई भवन या आवास घर बन जाता है जब उसमें गेट लग जाता है तब, उसमें रंगून हो जाती है तब, व्यक्ति अथवा परिवार द्वारा रहना प्रारंभ हो जाता है तब या फिर सजावट हो जाती है तब? तो कोई भवन या आवास घर बन जाता है जब उसमें व्यक्ति या फिर कोई परिवार रहना प्रारंभ करता है तब वो घर या फिर आवास या फिर भवन बन जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। अच्छे घर की विशेषता, यहाँ पर देखिए अच्छे घर की क्या विशेषता है? एकांतता है, रोशन एवं हवा का समुचित प्रबंध है, सुरक्षा है या फिर उपरोक्त सभी है? तो आप समझ ही गए होंगे राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। एकांतता, रोशनी एवं हवा का समुचित प्रबंध और सुरक्षा, ये तीनों ही एक अच्छे घर की विशेषता होती हैं। आवास का चुनाव करते समय ध्यान रखना आवश्यक है। क्या ध्यान रखेंगे आप? परिवार का आकार एवं संगठन, परिवार के क्रियाकलाप, परिवार की आर्थिक स्थिति या फिर उपरोक्त सभी? तो इन तीनों बातों का ध्यान आपको रखना होगा आवास का चुनाव करते समय। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए घर की विशेषता दी गई है, 5 विशेषता दी गई हैं जिसमें आपको लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषता पाई जा सकती है लेह और लद्दाख के घरों में, ये पूछा गया है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती हैं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें होती हैं, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें या फिर लकड़ी के फर्श। यहाँ पर देखिए लेह और लद्दाख के घरों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती हैं, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं और साथ में लकड़ी के फर्श होते हैं। यहाँ पर कूट में आपको आंसर देना है तो ध्यान दीजिएगा, पहला, चौथा और पाँचवा, ये यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। और कूट में कहाँ पर आपको दिख रहा है, कौन से विकल्प में दिख रहा है? तो बी वाले विकल्प में आप स्पष्ट देख सकते हैं, पहला, चौथा और पांचवा, ये लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई विशेषता होगी। तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा।
अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के ढांचे वहां की जलवायु या फिर मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए। यहाँ पर देखिए गांव के मकानों के लक्षण दिए हुए हैं। वहां पर आपको बताना है कि यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर विशेषता दी गई है और पूछा गया है कि ये कौन से राज्य में आता है या किस गांव, यहाँ गांव किस राज्य में होना चाहिए पूछा गया है। असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो यहाँ पर आपको 124 का आंसर बताना है और 124 का आंसर होगा यहाँ पर असम। यहाँ पर यह गांव किस राज्य में होना चाहिए, तो यहाँ पर असम राज्य में यह गांव होना चाहिए। 4-5 जो विशेषता दी गई है ये किस राज्य की होनी चाहिए, असम राज्य की होनी चाहिए। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटी रूप से संबंधित है। यहाँ पर देखिए निकटी रूप से कौन सा शब्द समूह आपस में संबंधित है। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पत्ता, लोह, लोह मलेरिया, एनीमिया, रक्त लोह, हेमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला या फिर मच्छर, डेंगू, लोह गुड़। यहाँ पर ये सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो यहाँ पर शब्द समूह आपस में कौन सा संबंधित है निकटी रूप में, तो ये है हमारा मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, जिसको हम रक्त अल्पत्ता भी कहते हैं, साथ में लोह। ये सभी जो शब्द समूह है ये आपस में निकटी रूप रखते हैं। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बौद्धिक खेल होते हैं, क्रिया प्रधान खेल होते हैं, संवेग प्रधान होते हैं, चिंतन प्रधान होते हैं या फिर इन तीनों प्रकार के खेल बौद्धिक खेल होते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा क्रिया प्रधान खेल, संवेग प्रधान खेल, साथ में चिंतन प्रधान खेल, ये तीनों ही प्रकार के खेल बौद्धिक खेल होते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4th वाला होगा। जिन परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं। शास्त्रीय परिवार कहते हैं, जन्म का परिवार कहते हैं, जनता का परिवार कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। सरल सा प्रश्न है, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है वो जन्म का परिवार उसे कहते हैं। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किसने समाज को एक समवाय माना है। मैकाइवर एवं पेज ने माना है, कूले ने माना है, डेविस ने माना है या फिर स्पेंसर ने माना है। किसने समाज को एक समवाय माना है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। याद रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को एक समवाय माना है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। किसने कहा मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है। बाटोमोर ने, प्लेटो ने, पेरेटो ने या फिर अरस्तु ने। तो ये यहाँ पर कहा है अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा है मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चों के लिए खेल है एक अर्जित मनोरंजक कार्य है, एक जन्मजात प्रवृत्ति है, एक अनावश्यक प्रवृत्ति है या फिर समय को व्यर्थ गंवाने की प्रक्रिया है। बच्चों के लिए खेल क्या है, तो राइट आंसर आपका होगा ये एक जन्मजात प्रवृत्ति। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। खेल वहाँ कोई भी क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। यहाँ पर जो प्रस्तुत कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, नन के, रसेल के, हरलोक के या फिर स्टर्न के। तो यहाँ पर दिया गया कथन हरलोक के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। समाज एक समवाय है, समाज के विषय में यह विचार किस विद्वान के। यहाँ पर देखिए समाज एक समवाय है, यहाँ पर विचार पूछा गया है कि समाज के विषय में यह विचार किस विद्वान के हैं। जिन्सबर्ग के हैं, बोगार्ट्स के हैं, स्पेंसर के हैं या फिर मर्टन के हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, समाज एक समवाय है, समाज के विषय में यह विचार हर्बर्ट स्पेंसर के होंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है एटियोलॉजी में, नियोलॉजी में, इथोलॉजी में या फिर डेमोलॉजी में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इथोलॉजी में। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। यहाँ पर देखिए सही कथन आपको चुनना है मधुमक्खी पालन के लिए। यहाँ प्रश्न भी सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का होता है। तो सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का नहीं होता है मधुमक्खी पालन शुरू करने का। तो यहाँ पर पहला जो विकल्प होगा वो असत्य होगा। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, बिल्कुल सही है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर तीसरा
वाला विकल्प भी आपका सही होगा। चौथा विकल्प है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए सही कथन पूछा गया था मधुमक्खी पालन के लिए, तो दूसरा और तीसरा दोनों ही कथन सत्य होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरा और तीसरा कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर तीसरे वाले विकल्प में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प ही आपका सही आंसर होगा। चमगादड़ स्तनधारी क्योंकि वहाँ उड़ता है इसलिए, रात्रिचर है इसलिए, शाकाहारी है इसलिए, या फिर बच्चे देता है इसलिए। तो स्तनधारी क्यों है चमगादड़, क्योंकि वो बच्चे देता है इसलिए चमगादड़ स्तनधारी है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, या फिर दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। सही कथन पूछा गया था, तो दहेज तथा बाल श्रम दोनों ही सामाजिक बुराई के अंतर्गत आती है और यहाँ पर यही सही कथन होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? A.K. बैनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, या फिर मेघा पाटकर। इंपॉर्टेंट और सरल है, आप सभी को इसका आंसर पता है। सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा, ये इनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? यहाँ पर देखिए किसान का मित्र किसे कहा जाता है? चींटी, केचुआ, मधुमक्खी या फिर तितली। राइट आंसर आपका क्या होगा? केचुआ। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कमेंट के माध्यम से मधुमक्खी बताएंगे, लेकिन मधुमक्खी यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। जो केचुआ है ये किसान इनको पालता है और अपनी खेती में उपयोग में लेता है। तो केचुआ जो है ये किसान का मित्र कहा जाता है केचुए को। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सोडा कांच का संगठन है, सिलिका व सीरियल ऑक्साइड का है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका का है, लेड ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट व सिलिका का है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सोडा कांच का संगठन क्या है? 139 का यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, ये सोडा कांच का संगठन है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, साधारण नमक और लोहे की छीलन को पदार्थों के किस गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? विलेयता के, पारदर्शिता के, तन्यता के, या फिर संपीड़िता के? किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विलेयता। साधारण नमक और लोहे की छीलन को पदार्थों के विलेयता के गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, दैनिक जीवन में अत्यधिक प्रयोग की जाने वाली पॉलीथीन किस प्रकार की प्लास्टिक है? लाइलॉन है, बेकेलाइट है, थर्मोसेटिंग है, या फिर थर्माप्लास्टिक है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा थर्मोप्लास्टिक। दैनिक जीवन में अत्यधिक प्रयोग की जाने वाली पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। द्रव्य का वाष्पन बनकर उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? चालनी, वाष्पन, थ्रेसिंग, या फिर निष्पावन? सरल सा प्रश्न है। प्रश्न और चार विकल्पों को पढ़ते ही राइट आंसर आपके सामने होगा वाष्पन। द्रव्य का वाष्पन बनकर उड़ने की जो प्रक्रिया है वो वाष्पन कहलाती है। अगला प्रश्न, घरों में प्रयुक्त सिलेंडरों से गैस के रिसाव पर जो दुर्गंध आती है वहाँ पदार्थ क्या है? मेथिल एमाइड है, एथिल एमाइड है, एथिल मरकेप्टन है, या फिर ब्यूटेन एमाइड है? तो राइट आंसर आपका होगा वहाँ पदार्थ एथिल मरकेप्टन है। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सेक या फिर लाइकेन है, परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है, या फिर सहजीवी है? सेक क्या है? राइट आंसर आपका होगा सहजीवी। सेक या फिर लाइकेन क्या है? ये एक सहजीवी है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। झूम खेती होती है, केरल में होती है, बिहार में होती है, मेघालय में होती हैं, या फिर तमिलनाडु में होती हैं? तो जो झूम खेती हैं ये मेघालय में होती है। कहाँ पर होगी? ये मेघालय में होगी झूम खेती। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान है, आर्द्रता है, पवन है, या फिर वृष्टि है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वृष्टि। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होगा वो वृष्टि या फिर वर्षा होगा। बीटी कपास क्या है? बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, या फिर एक औषधि पौधा है? बीटी कपास के बारे में पूछा गया है, सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
कार्यकी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे। आपको यहाँ पर देखिए जो शुष्क मिट्टी होती है इसकी क्या विशेषता होती है कार्यकी रूप में, इसको आप कैसे पहचानेंगे पूछा गया है। विकल्प हैं आपके, उसमें अत्यधिक जल होगा, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, या फिर मिट्टी कठोर होगी। कैसे आप पहचानेंगे। राइट आंसर आपका होगा मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, इससे आप इस मिट्टी की पहचान करेंगे कार्यकी रूप से। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा, यहाँ पर देखिए द्विबीजपत्री पौधा के बारे में पूछा गया है। बांस है, केला है, गन्ना है, या फिर सरसों है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सरसों। सरसों द्विबीजपत्री पौधे के अंतर्गत आता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, या फिर पेस्टिसाइड। तो ये होता है जाइलम। पौधे में जो जल का अधिग्रहण होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, इन पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यहाँ पौधा कौन सा है, पालक है, सरसों है, नारियल है, या फिर बंद गोभी है। तो यहाँ पर तेल से आप आंसर लगा सकते हैं सरसों। इन पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, साथ में इनके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो वहाँ बीज कौन सा होगा, सरसों का होगा। वहाँ पौधा कौन सा होगा, सरसों का होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि झूम खेती कहाँ पर की जाती है, मिजोरम में की जाती है। अब आपको झूम खेती के संबंध में सही कथन बताना है, कौन सा होगा। 5 यहाँ पर कथन दिए हुए हैं। एक, फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है, झूम खेती के अंतर्गत ऐसा होता है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। जहाँ पर फसल उगाना है वहीं पर उसे जला दिया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। तो ऐसा नहीं होता है, गहरी जुताई नहीं होती है। इससे ही जो फसल होती है उसे डाल दिया जाता है, वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की गहरी जुताई नहीं होती है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सत्य होगा। चौथा है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। पहले अपन देख लेते हैं, पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर सही है। 5वीं की ओर बढ़ते हैं कि आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो जो झूम खेती है इसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहला, दूसरा और चौथा सही कथन पूछा गया था। तो पहला, दूसरा और चौथा आपका सही कथन होगा, और ये तीसरे विकल्प में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना, 1986 में, 80 में, 56 में, या फिर 90 में। कब बना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बना था 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में बना था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना, 71 में, 74 में, 65 में, या फिर 2002 में। तो यहाँ पर यह बना था 1974 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुकूलन, परजीविता, रूपांतरण, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अनुकूलन। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को अनुकूलन कहते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः होते हैं। बंदर का घर कौन सा होता है, शेर का और चूहे का आपको क्रमशः बताना है। घोंसला, पेड़ एवं गुफा, गुफा, बिल एवं पेड़, पेड़, गुफा एवं बिल, बिल, पेड़ एवं गुफा। बंदर, शेर तथा चूहे के घर आपको यहाँ पर क्रमशः बताना है। तो बंदर का जो घर होता है वो पेड़ होता है, शेर का गुफा होता है, और चूहे का बिल होता है। ये क्रमशः है घर बंदर, शेर तथा चूहे का। राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा। घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोत्तम उपभोक्ता है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, शाकाहारी तथा मांसाहारी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोत्तम उपभोक्ता कौन सा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मांसाहारी। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। तालाब एवं झील किस प्रकार के आवास है, जलीय आवास है, स्थलीय आवास है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सरल सा प्रश्न है, तालाब एवं झील के बारे में पूछा गया है। तो ये किस प्रकार के आवास होंगे, जलीय आवास होंगे। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेलगाड़ी में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना
नहीं है। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, इसके बीच में कौन सी नदी नहीं आएगी, या फिर कह सकते हैं कि कौन सी नदी को पार करने की संभावना नहीं है, पूछा गया है। गंगा, कृष्णा, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गंगा। यदि आप दिल्ली से चेन्नई जाएंगे तो वहाँ पर गंगा बीच में नदी नहीं आएगी और इस नदी को पार करने की संभावना नहीं होगी। दिल्ली से चेन्नई में कृष्णा, नर्मदा और गोदावरी, इन तीनों नदियों को आप पार करेंगे, लेकिन गंगा को नहीं करेंगे। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। हमारे देश भारत की बात हो रही है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख है, मेघालय है, दार्जिलिंग है या फिर जैसलमेर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लद्दाख। हमारे देश में लद्दाख जो स्थान है ये ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। आवास में मुख्यतः कितने घटक होते हैं। यहाँ पर आवास में मुख्यतः कितने घटक होते हैं ये पूछा गया है। 1, 3, 2 या फिर 4। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 2। आवास के मुख्यतः कितने घटक होंगे, 2 होंगे। पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता। यहाँ पर देखिए जीव जंतुओं की विशेषता आपको बताना है। पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले, इनकी त्वचा मोटी होती है, इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इनकी त्वचा मोटी होती है, इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, साथ में इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं। ये पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतु की विशेषता है। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। लहुगाला कितुलाना नेशनल पार्क किस देश में। यहाँ पर देखिए लहुगाला कितुलाना जो नेशनल पार्क है ये किस देश में है। भारत में है, बांग्लादेश में है, भूटान में है या फिर श्रीलंका में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। लहुगाला कितुलाना जो नेशनल पार्क है ये श्रीलंका देश में स्थित है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। पाइपलाइन परिवहन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जल से है, खनिज तेल से है, बिजली से है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा खनिज तेल से। पाइपलाइन परिवहन का जो संबंध है ये खनिज तेल से है। निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर प्राथमिक उत्पादक। इस प्रकार का प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं। राइट आंसर आपको पता होगा यदि आपने ध्यान दिया होगा। राइट आंसर आपका होगा प्राथमिक उत्पादक। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर पेलेसिड। तो इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। पौधों में जो जल का अधिग्रहण होता है जाइलम के द्वारा होता है। मृत सागर क्या है। यहाँ पर देखिए मृत सागर के बारे में पूछा गया है। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है या फिर ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। मृत सागर के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर आपका होगा ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है वो मृत सागर होता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया। 1978 में, 70 में, 69 में या फिर 80 में। कब किया गया था तो इसे 1978 में किया गया था। याद रखिएगा जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम जो पारित किया गया था ये 1978 में किया गया था। विश्व भर में जल दिवस कब मनाया जाता है। सभी को पता है कि जो विश्व दिवस है ये 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व भर में। अगला प्रश्न है, जिस जल में साबुन या डिटर्जेंट आसानी से झाग उत्पन्न करता है वो कहलाता है मृदु जल, खारा जल, कठोर जल या फिर अशुद्ध जल। तो याद रखिएगा वहाँ जल कौन सा होगा, मृदु जल होगा। जिस जल में साबुन या डिटर्जेंट आसानी से झाग उत्पन्न करता है वहाँ मृदु जल कहलाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। क्वथन या फिर उबलना और वाष्पीकरण में अंतर। यहाँ पर देखिए क्वथन और वाष्पीकरण में आपको अंतर बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वथन से द्रव्य का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण का नहीं होता है। क्वथन में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण की नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर आपको बताना है। 4 विकल्पों को मैंने पढ़कर भी बता दिया है। राइट आंसर आपका होगा वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं हो सकता। ये क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर होगा। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न, रेखा की माँ रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है, क्यों डालती है? पानी को रंग रहित करने के लिए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, या फिर पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए रेखा की माँ रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। लकड़ी, ईंट, स्टील, कंक्रीट आदि से निर्मित आश्रय होता है, मृदु होता है, कठोर होता है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा लकड़ी, ईंट, स्टील, कंक्रीट आदि से जो निर्मित आश्रय होता है वो मृदु भी होता है और कठोर भी होता है। तो यहाँ पर ए व बी दोनों आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न स्तर के जीवधारी जैसे कि बैक्टीरिया, कवक आदि को किस श्रेणी में रखा जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो निम्न स्तर के जीवधारी जैसे कि बैक्टीरिया, कवक है, इनको अपघटक की श्रेणी में रखा जाता है। कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा? इनको अपघटक की श्रेणी में रखा जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए गधे एवं खच्चर का प्रयोग किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में इनके समतुल्य, यानी कि मैदानी क्षेत्र में तो गधे एवं खच्चर का प्रयोग होगा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में किसका होगा इसके बारे में आपको बताना है। भैंसा, घोड़ा, ऊंट या फिर याक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा याक। मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए गधे एवं खच्चर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में याक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मध्य रेलवे का स्थापना समय है? वर्ष 1951, 52, 53 या फिर 54। मध्य रेलवे का स्थापना समय पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा वर्ष 1951। अगला प्रश्न है, हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग कौन सा है? कोलकाता दिल्ली राजमार्ग है, NH4 है, मनाली लेह राजमार्ग है या फिर दिल्ली श्रीनगर राजमार्ग है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मनाली लेह राजमार्ग। ये हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, ओडिशा में कौन सा बंदरगाह स्थित है? पारादीप है, हल्दिया है, तूतीकोरिन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पारादीप। ओडिशा में पारादीप बंदरगाह स्थित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मुंबई स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। मुंबई स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये मुंबई स्थित हवाई अड्डे का नाम है। भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा है? सड़क परिवहन सेवा है, वायु परिवहन सेवा है, जल परिवहन सेवा है या फिर रेल परिवहन सेवा है। भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा रेल परिवहन सेवा। ये भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान है, रेल परिवहन सेवा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। राष्ट्रीय पशु के बारे में पूछा गया है। मोर है, शेर है, बाघ है या फिर चिकारा है। सभी को पता है, इंपोर्टेंट और सरल प्रश्न है। बाघ राष्ट्रीय पशु है भारत का। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है बाढ़ आना, सूखा पड़ना, मृदा अपरदन या फिर ये सभी। तो वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से बाढ़ भी आती है, सूखा भी पड़ता है और मृदा अपरदन भी होती है। तो राइट आंसर आपका ये सभी होगा। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी वनस्पतिहीन हो जाएगी, वनस्पति सूख जाएगी, वनाग्नि की घटनाएं बढ़ेगी या फिर ये सभी। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी, वनस्पति सूख जाएगी, साथ में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ेगी। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर इन तीनों का प्रभाव पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये सभी होगा। ग्राउंड ट्रक रोड संचालित होता है अमृतसर कोलकाता के बीच होता है, मुंबई चेन्नई के बीच होता है, दिल्ली कोलकाता के बीच होता है या फिर दिल्ली मुंबई के बीच ग्रांड ट्रक रोड संचालित होता है? किसके बीच होता है? ग्रांड ट्रक रोड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अमृतसर कोलकाता के बीच ग्रांड ट्रक रोड संचालित होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही है? फ्लाईओवर बनाना, यातायात संबंधी नए नियम बनाना, राजमार्गों का चौड़ा करना, यातायात संबंधी नियमों को कठोरता से लागू करना। तो यहाँ पर देखिए सही तरीका पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा यातायात संबंधी नियम को कठोरता से लागू करना। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों के बारे में पूछा गया है। महानगरों की सड़कें, राज्य की राजधानियों की सड़कें, राष्ट्रों या फिर जिले की सड़कें। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका होगा राज्य की राजधानी की जो सड़कें हैं ये राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें होती हैं। तो यहाँ पर जो बी वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। परिवहन के सभी साधनों में से किस साधन में सबसे अधिक यात्री यात्रा करते हैं? सड़क है, मेट्रो रेल है, जल है या फिर वायु है? तो परिवहन के सभी साधनों में से किस साधन से अधिकतम यात्री यात्रा करते हैं पूछा गया है, तो वहाँ है साधन सड़क। सड़क साधन से अधिकतम यात्री यात्रा करते हैं परिवहन के सभी साधनों में से। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भूकंप मापा जाता है, भूकंप किससे मापा जाता है? बोफोर्ड पैमाने में, न्यूटन में, डेसिबल में या फिर रिएक्टर पैमाने में? सभी को पता है जो भूकंप है ये रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी, उनके बीच की दूरी थी। यहाँ पर देखिए प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी, इसके बीच की दूरी आपको बताना है कितने किलोमीटर की थी? 34, 32, 36 या फिर 33? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 34 किलोमीटर। प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी, उनके बीच की जो दूरी थी वो 34 किलोमीटर थी। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, विश्व के तापमान में वृद्धि है या फिर अम्ल वर्षा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नगरीकरण। विश्व में जल संकट का जो प्रमुख कारण है वो नगरीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सदाबहार पेड़ कौन सा नहीं है? नीम, इमली, बबूल या फिर सहतूत? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सहतूत। जो सहतूत का पेड़ होता है ये सदाबहार पेड़ नहीं होता है। परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे? वेस्टरमार्क, लुईस मॉर्गन, हर्बर्ट स्पेंसर, मैफ्लिन, अरस्तु, रॉबिन्स या फिर ये सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वेस्टरमार्क, साथ में लुईस मॉर्गन। ये परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार क्या कहलाता है? बहुपति परिवार, बहुपत्नी परिवार, सामूहिक परिवार या फिर नवस्थानीय परिवार? एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला जो परिवार है ये कौन सा परिवार कहलाएगा? तो ये बहुपति परिवार कहलाएगा। और एक पति की जो अनेक पत्नियां होती हैं वो वाला परिवार क्या कहलाएगा? तो वो बहुपत्नी परिवार कहलाएगा। तो एक पत्नी के एक से अधिक पति हैं तो वो वाला परिवार बहुपति परिवार कहलाएगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करें तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए। यहाँ कथन किसका है? सुकरात का है, प्लेटो का है, अरस्तु का है या फिर पेस्टालोजी का है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये प्लेटो का कथन है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये फ्री में उपलब्ध हो जाएगी और बहुत सारे प्रश्न भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। लगभग 15,000 से ज़्यादा वहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी रेटिंग देना ना भूलें। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? पिलानी में, जयपुर में, आगरा में या फिर दिल्ली में? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा पिलानी में। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र पिलानी में स्थापित हुआ है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन का है या फिर ऑक्सीजन का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? 17 सितंबर 1985 में, 1885 में, 1975 में या फिर 1875 में? कब किया गया था? तो ये किया गया था 17 सितंबर 1985 में। याद रखिएगा राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण वन मंत्रालय का जो सृजन किया गया था ये 17 सितंबर 1985 में किया गया था। पर्यावरण के प्रमुख कितने संगठक होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो याद रखिएगा पर्यावरण के प्रमुख जो संगठक होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? जैविक संगठक, अजैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। ये 3 प्रकार के संगठक होते हैं पर्यावरण के प्रमुख। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सी विधा ने मानव जीवन को सामूहिक जीवन प्रदान किया है? पशुपालन, मछली पालन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा
पशुपालन। पशुपालन ने मानव जीवन को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये अंतिम प्रश्न है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल 200 प्रश्न मिलेंगे, तो ये अंतिम प्रश्न है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1970 में, 84 में, 73 में या फिर 63 में? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा 1973 ईस्वी में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। और यहीं पर आज के जो 200 प्रश्न हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर जल्दी से कर देना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।